हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार अपने YouTube चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी की। आज का ये हमारा चौथा वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें मेंडल के सभी नियमों को ढंग से समझना है तो हमें टर्मिनोलॉजी काफ़ी अच्छे से समझनी होगी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे उन नियमों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, तो उन्हीं शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे कि उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, उनका मतलब क्या होता है। जैसे जो पहला शब्द उन्होंने दिया, यहाँ पर लिखा गया है कारक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर। तो कारक क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिकाओं में स्थित एक जोड़ी कारकों द्वारा निर्धारित होता है। बाद में इन्हीं मेंडलियन कारकों को ही जीन कहा गया। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जॉनसन ने जिसे जीन कहा, उसी को मेंडल ने अपने नियमों में कारक के तौर पर बताया था। तो जीन और कारक दोनों एक ही चीज़ें हैं। अभी हम समझा रहे हैं आपको कि जीन होते क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जीन समझने से पहले हमको समझना होगा कि होमोलागस क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये टर्म बार बार आएगा कि होमोलागस क्रोमोसोम। इसको आप कायदे से समझ लेंगे कि होमोलागस क्रोमोसोम होते क्या चीज़ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं कि जैसे जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं वो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 46 गुणसूत्र जोड़े में अरेंज होते हैं, अर्थात मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ों में से जैसे ये मान लेते हैं पहला जोड़ा है, तो एक गुणसूत्र ये माता से मिलता है और दूसरा गुणसूत्र ये पिता से मिलता है। ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा बना लेते हैं। फिर ये दूसरा जोड़ा है, तो यहाँ पर भी एक गुणसूत्र माता से मिलेगा और एक गुणसूत्र पिता से मिलेगा, तो ये भी दोनों मिलकर के एक जोड़ा बना लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक जोड़े में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 2 होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों गुणसूत्र जो जोड़ा बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं हम होमोलागस क्रोमोसोम। होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलागस क्रोमोसोम। यहाँ पर होमोलागस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये गुणसूत्र जो होता है टोटल ये डीएनए का बना होता है। यहाँ पर जो माता से गुणसूत्र मिला उसमें भी डीएनए पाया जा रहा है, पिता से जो गुणसूत्र मिला उसमें भी डीएनए पाया जा रहा है। तो डीएनए जो है ये बनाता है आरएनए। जैसे यहाँ पे ये डीएनए है, तो डीएनए का जितना भाग एक आरएनए बनाने की क्षमता रखता है उतने भाग को कहते हैं जीन। जैसे हमारा इतना बड़ा डीएनए है, हम सपोज करते हैं कि इतने भाग में जीन बनाने की क्षमता है, तो आरएनए बनाने की क्षमता है, तो इतना पार्ट अगर आरएनए बना रहा है तो इसी आरएनए बनाने वाले डीएनए के टुकड़े को हम कहते हैं जीन। या दूसरे शब्दों में अगर पूछा जाए कि जीन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होगा कि डीएनए का वह पार्ट, ये डीएनए है, तो डीएनए का वह पार्ट जो एक आरएनए बना दे, डीएनए का वह पार्ट जो एक आरएनए बना दे उसी को हम कहते हैं जीन। ये आरएनए कोई भी हो सकता है, चाहे तो ये टीआरएनए बना दे, चाहे तो ये एमआरएनए बना दे, और चाहे तो ये आरआरएनए बना दे, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तीनों में से कोई आरएनए बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें कायदे से समझना है कि जीन क्या होती है। तो डीएनए का वह हिस्सा
जितने भाग में एक आरएनए बनाने की क्षमता होती है उसी को हम जीन कहते हैं। और आपको पता है कि अगर ये आरएनए एम आरएनए बनेगा तो ये ट्रांसलेशन के द्वारा लास्ट में एक प्रोटीन बनाएगा, तो अब एक गुणसूत्र पर हजारों जीन हो सकते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो मान लेते हैं कि पहला जीन ये हो गया, दूसरा जीन इतना वाला पार्ट हो गया, तीसरा जीन ये हमारा हो गया, चौथा जीन ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इतना पार्ट जो माता से गुणसूत्र मिला है, अगर उसके जीन का यहाँ वाला पार्ट मान ले कि बालों के कलर के लिए जिम्मेदार है कि आदमी का बाल कैसा होगा, काला होगा कि भूरा होगा, तो जो पिता का डीएनए है या पिता का गुणसूत्र है उसमें भी सेम पोजीशन की जो जीन होगी वो भी बालों के कलर के लिए ही जिम्मेदार होगी। ऐसा नहीं है कि माता में बाल के कलर वाली जीन यहाँ पाई जा रही है तो पिता से जो गुणसूत्र मिला उसमें बाल वाली कलर की जीन यहाँ पाई जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि सेम पोजीशन पे हो। अगर हम मान लेते हैं स्किन के कलर वाली जीन ये है, ये मान लेते हैं स्किन के कलर वाली जीन है, तो पिता में भी जो गुणसूत्र मिला है वहाँ पर भी सेम पोजीशन पर यहाँ पर भी स्किन के कलर वाली जीन ही होगी। कहने का मतलब हुआ कि माता में जिस लक्षण के लिए जीन जिस पोजीशन पर होती है गुणसूत्र में, सेम वही जीन उसी स्थान पर पिता से भी प्राप्त गुणसूत्रों में होती है। तो ऐसे गुणसूत्र जो कि समान पोजीशन पर समान जीन रखते हैं उन्हीं को हम कहते हैं होमोलागस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। तो उम्मीद है कि आपको समजात गुणसूत्र समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीवधारी में जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक जोड़े का एक गुणसूत्र माता से मिलता है और एक गुणसूत्र पिता से मिलता है। तो माता और पिता से मिलने वाले जो गुणसूत्र हैं उनमें से जो होमोलागस क्रोमोसोम होंगे वही एक दूसरे के आमने सामने आकर पेयरिंग करते हैं। तो होमोलागस क्रोमोसोम होते क्या हैं कि ऐसे गुणसूत्र जिनमें माता और पिता में सेम पोजीशन पर सेम जीन पाई जाती है उन्हीं को कहते हैं होमोलागस क्रोमोसोम। और जिस पोजीशन पर ये जीन पाई जाती है उसे हम कहते हैं लोकस। आगे ये टर्म आएगा कि लोकस क्या होता है। लोकस शब्द लोकेशन से बना हुआ है, लोकस। तो लोकस क्या होता है? तो लोकस होता है कि गुणसूत्र का वह भाग जहाँ पर जीन पाया जाता है उसी को लोकस कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि माता से प्राप्त गुणसूत्र है और ये पिता से प्राप्त गुणसूत्र है। अगर माता में इस लोकस पर आँख के कलर वाली जीन है तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र में भी सेम इसी लोकस पर आँख से प्राप्त होने वाली जीन होगी, तब ये दोनों गुणसूत्र होमोलागस या समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। तो समजात गुणसूत्र अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे के टर्म भी कायदे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जीन तो हमने समझ लिया कि डीएनए का वह टुकड़ा जो एक आरएनए बना दे उसे हम जीन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर एलील क्या होता है। जब हम मेंडल की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा एलील शब्द या एलिलोमार्फ क्या होते हैं। तो एलील का मतलब होता है कि जीन का जोड़ा। जैसे आँख की कलर के लिए माता से ये जीन मिली, मान लेते हैं कि आई कलर वाली जीन को हम कैपिटल ई से दिखा देते हैं। तो पिता से जो प्राप्त गुणसूत्र है वहाँ पर भी सेम पोजीशन पर आँख के कलर वाली जीन होगी, तो इसे भी हम कैपिटल ई से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आँख के कलर के लिए केवल एक जीन जिम्मेदार नहीं है कैपिटल ई, बल्कि यहाँ पर माता की जीन भी जिम्मेदार है और पिता की भी जीन जिम्मेदार है। तो आँख के कलर के लिए जो जीन जिम्मेदार होगी उसे हम कहेंगे कैपिटल ई। तो दो जीन का जो जोड़ा बनेगा इसी जोड़े को हम कहते हैं एलील। इसी जोड़े को हम कहते हैं एलील। तो पूछा जाएगा कि एलील क्या होता है। तो किसी एक लक्षण के लिए एक जीन माता की जिम्मेदार होती है, एक जीन पिता की जिम्मेदार होती है। तो
इन्हीं दोनों जीन को संयुक्त रूप से हम कहते हैं एलील। कहने का मतलब एलील कुछ नहीं है बल्कि जीन का जोड़ा होती है। उसमें से एक जीन माता की होती है और एक जीन पिता की होती है। बस शर्त यही होनी चाहिए कि दोनों जीन एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार हो। ऐसा ना हो कि ये जीन आँख की कलर के लिए जिम्मेदार है तो ये पिता वाली जीन कान के लिए जिम्मेदार हो जाए, तो उसे एलील नहीं बोलेंगे। एलील का मतलब हुआ कि दोनों जीन जो माता की है जो पिता की है वो एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया एलील। यहाँ पर दूसरा शब्द आता है एलिलोमार्फ। क्या होता है? एलिलोमार्फ का मतलब होता है कि किसी भी लक्षण के लिए एक जीन प्रभावी हो सकती है, एक जीन अप्रभावी हो सकती है। जैसे आँख के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल ई जीन है तो ये प्रभावी जीन है। हम सपोज करते हैं कि ये प्रभावी जीन है, तो इसकी जो अप्रभावी जीन होगी वो स्मॉल ई होगी। ये अप्रभावी जीन है। यद्यपि ये भी आँख के कलर के लिए ही जिम्मेदार है, लेकिन ये क्या है? अप्रभावी है। तो इन्हीं दोनों जीन के जोड़े को अब यहाँ पर जैसे प्रभावी जीन का जोड़ा और अप्रभावी जीन का जोड़ा, दोनों को एक दूसरे के हम कहेंगे एलिलोमार्फ है। एलिलोमार्फ है। जैसे आपने मेंडल का नियम पढ़ा होगा, अभी यहाँ पे नहीं पढ़े लेकिन हाई स्कूल में पढ़े होंगे। वहाँ पर पढ़े होंगे कि जो मटर के पुष्प का रंग है तो रंग के लिए कैपिटल आर ये लाल का जीन था, और दूसरा जो है सफ़ेद पुष्प का जो जीन था उसको हम स्मॉल आर लिखते थे। तो लक्षण तो एक ही है, और वो लक्षण क्या है? पुष्प का रंग। ये पुष्प का रंग लक्षण हो गया, और इस लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार है, अब लक्षण दो हो गए, एक लाल हो गया एक सफ़ेद हो गया। तो लाल की जीन और सफ़ेद की जीन, इन दोनों को हम संयुक्त रूप से कहेंगे एलिलोमार्फ है। एलिलोमार्फ है। इन दोनों को तो हम एलील बोलेंगे, इन दोनों को एलील बोलेंगे, इन दोनों को भी हम एलील बोलेंगे। और इन दोनों को जब एक साथ बोलना हो कि पुष्प के रंग के लिए जो जीन जिम्मेदार होती है वो लाल और सफ़ेद की, तो लाल और सफ़ेद की जीन एक दूसरे के एलिलोमार्फ कहलाती है। तो उम्मीद है कि एलील और एलिलोमार्फ ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि एलील क्या होता है और एलिलोमार्फ क्या होता है। अब यहीं से हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब किसी जीन के लिए, किसी लक्षण के लिए दोनों जीन बिल्कुल समान होती है, जैसे यहाँ पे पुष्प के रंग के लिए कैपिटल आर दोनों जीन बिल्कुल समान है, तो ऐसे पौधे को हम कहते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों युग्मक बिल्कुल समान हैं। कैपिटल आर जीन इसमें भी है, कैपिटल आर जीन इसमें भी है। तो जब किसी युग्मक में बिल्कुल समान जीन दोनों हो तो उसी को हम समयुग्मकी बोलते हैं। इसी तरीके से जो स्मॉल आर है, ये दोनों जीन भी बिल्कुल समान है, तो ये दोनों भी होते हैं समयुग्मकी। इसे इंग्लिश में कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो पूछा जाएगा कि होमोजाइगस क्या होता है, समयुग्मकी क्या होता है? तो जब किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार दोनों जीन बिल्कुल समान हो तो उसी को हम समयुग्मकी बोलते हैं। चाहे वो प्रभावी अवस्था में हो चाहे अप्रभावी अवस्था में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दोनों जीन समान होने चाहिए, और अगर यही दोनों जीन असमान हो जाएं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्लांट भी लाल पुष्प वाला होगा, लेकिन इनके जीन में अंतर है। एक जीन कैपिटल आर है, दूसरी जीन स्मॉल आर है। यहाँ पर दोनों जीन बराबर नहीं है, तो ये पौधा भी लाल पुष्प वाला होगा, लेकिन ये होगा विषम युग्मकी। विषम युग्मकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस।
तो यहाँ पर हमने अब तक आपको सिखाया कि फैक्टर क्या होता है, कारक क्या होता है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि कारक क्या होता है, तो कारक कुछ नहीं है, बस केवल जीन है। इसके बाद हमने जीन के बारे में जाना कि जीन क्या चीज़ होती है। तो जीन के बारे में हमने बताया कि डीएनए का वह भाग जो एक आरएनए बना दे उसी को हम जीन कहते हैं। इसके बाद हमने जाना कि समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होमोलागस क्रोमोसोम। तो होमोलागस क्रोमोसोम में हमने बताया कि माता और पिता से मिलने वाले ऐसे दो गुणसूत्र के जोड़े जिनमें सेम पोजीशन पर सेम लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन होती है, उसी को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और इसी में हमने लोकस शब्द भी जाना। लोकस क्या होता है, तो गुणसूत्र का वह स्थान जहाँ पर जीन पाई जाती है उसे हम लोकस कहते हैं। इसके बाद हमने जाना कि एलील क्या होता है और एलिलोमार्फ क्या होता है। एलील क्या होता है और एलिलोमार्फ क्या होता है। ये एलिलोमार्फ है और ये एलील है। तो एलील क्या होता है, किसी एक लक्षण के लिए जो जिम्मेदार जीन का जोड़ा होता है उसे एलील कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई के लिए जिम्मेदार जीन कैपिटल टी, ये दोनों क्या हैं, एलील हैं। स्मॉल टी बौने पौधे के लिए, ये दोनों क्या हैं, एलील हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या हैं, एलील हैं। तो एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार जो जीन का दोनों जोड़ा होता है, अगर अकेले है तो जीन बोलेंगे, अगर दो जीन एक साथ आ गए तो उसी को हम एलील कह देते हैं। और विपर्यासी लक्षणों के लिए या तुलनात्मक लक्षणों के लिए जो दो जोड़ी एलील होंगे उन्हीं को आपस में एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे अगर हमारा प्लांट एक लंबा है तो लंबा के लिए जो जीन होगी या जो एलील होगा वो कैपिटल टी होगा, और जो हमारा बौना पौधा है उसके लिए जो एलील होगी स्मॉल टी होगी। तो ये दोनों जीन या ये दोनों एलील एक दूसरे के एलिलोमार्फ कहलाएंगे। तो एलील और एलिलोमार्फ में अंतर इतना है कि एलील केवल लक्षण के एक प्रारूप के लिए होती है, जबकि लक्षण के दोनों प्रारूप मतलब प्रभावी और अप्रभावी दोनों के लिए जो जीन होती है उसे हम एलिलोमार्फ कहते हैं एक दूसरे के। तो एलील और एलिलोमार्फ ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है। यहाँ पर जब मेंडल ने संकरण करवाया था अपने प्रयोगों के दौरान, तो मेंडल ने देखा कि अगर हम लाल पुष्प वाले पौधे कैपिटल आर का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे स्मॉल आर से करते हैं तो पहली पीढ़ी के जो पौधे होते हैं वो लाल पुष्प वाले बनते हैं। लेकिन ये लाल पुष्प वालों का जीन कैपिटल आर नहीं था, बल्कि इनका जीन कैपिटल स्मॉल आर था। तो दोनों जीन है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इस पौधे में लाल का भी लक्षण मिलना चाहिए और यहाँ से सफ़ेद का भी लक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं, बल्कि सभी पौधे लाल थे। तो मेंडल ने बताया कि यहाँ पर जो लाल रंग का जीन है वो प्रभावी होता है। प्रभावी होने के कारण ये सफ़ेद के प्रभाव को दबा देता है, इसलिए सफ़ेद का प्रभाव नहीं दिख पाता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो ऐसे लक्षण जो अगली जनरेशन में अपना प्रारूप प्रकट करते हैं या अपना कैरेक्टर शो करते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ऐसे जीन जिनका लक्षण अगली पीढ़ी में शो नहीं होता है, वो दब जाता है, उसे अप्रभावी कहते हैं। तो इतना टर्म हमने अब तक जो है कन्फर्म किया। यहाँ पर एक चीज़ और हम जानेंगे कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो किसी भी
प्लांट की जो जीन होती है, जैसे मान लीजिए कि पौधा लंबा है तो लंबा का जो जीन है कैपिटल टी है, तो ये इसका जीनोटाइप होगा। अगर पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये इसका जीनोटाइप होगा। अगर पौधा स्मॉल टी है तो ये इसका जीनोटाइप शो कर रहा है। लेकिन बाहर से दिखने में ये पौधा भी लंबा होगा, ये पौधा भी लंबा होगा। तो बाहर से जो हमें दिख रहा है वो इसका फिनोटाइप दिख रहा है कि भाई बाहर से देखने पर तो दोनों लोग लंबे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में दोनों की संरचना में काफ़ी अंतर है। एक लंबे की संरचना में दोनों जीन कैपिटल टी है और एक लंबे पौधे की संरचना में एक जीन तो कैपिटल टी है और दूसरी स्मॉल टी है। तो बाहर से तो दोनों लंबे दिख रहे थे, तो जो हमें बाहर से दिखता है वो किसी भी प्लांट का फिनोटाइप कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके जो जीन की संरचना होती है जो हमें दिखती है वो उसकी जीनोटाइप होती है। तो यहाँ पे हमने नोट्स बना करके रखा है, हमने आपको समझा दिया है। अब आगे हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे लिखा गया एलिलोमार्फ या एलील क्या होते हैं। तो एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को एलिलोमार्फ कहते हैं। तुलनात्मक लक्षणों का मतलब क्या हुआ कि जैसे लाल और सफ़ेद दोनों के जीन के समूह को हम एलिलोमार्फ बोलेंगे, तथा एक रूप के जीन को एलील कहते हैं। जैसे लाल के जीन के लिए कैपिटल आर तो वो एलील है, सफ़ेद के लिए स्मॉल आर वो क्या है, एलील है। तो एलील टर्म का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में किया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एलील या एलिलोमार्फ शब्द किसने दिया, तो वो बैटसन ने दिया था। कब दिया था, 1906 ईस्वी में दिया था। इसके बाद दूसरा है जीन रूप एवं दृश्य रूप, जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अभी हमने बताया कि जो फिनोटाइप होता है वह पौधे का वो लक्षण है जो हमें बाहर से दिखता है। जैसे बाहर से दिख रहा है कि भाई पौधा लाल रंग के पुष्प वाला है कि सफ़ेद रंग के पुष्प वाला है, तो वो उसका फिनोटाइप हमें दिख रहा है। लेकिन अंदर से लाल का जीन कैपिटल आर है कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये चीज़ उसका जीनोटाइप होता है। तो यहाँ पे हमने उसको अभी रफली आपको ढंग से समझाया था कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। और उसी दौरान हमने आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी समझाया था कि जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन समान होते हैं, जैसे लंबे के लिए कैपिटल टी, तो ये पौधा हमारा समयुग्मकी होगा या होमोजाइगस होगा। और उसी लंबे पौधे के लिए अगर दोनों जीन असमान हो जाएं, जैसे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो इसे हम कहते हैं विषम युग्मकी। तो अगर एक लक्षण के लिए जिम्मेदार दोनों जीन समान हो तो वो हमारा पौधा समयुग्मजी कहलाता है, और अगर उसी लक्षण के लिए जिम्मेदार दोनों जीन असमान हो तो हमारा पौधा विषम युग्मजी कहलाता है। और विषम युग्मजी पौधों को ही हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैटसन एवं सैंडर्स नामक वैज्ञानिकों ने 1902 ईस्वी में किया था। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बैटसन एवं सैंडर्स नामक वैज्ञानिकों ने 1902 ईस्वी में किया था। और अभी हमने आपको प्रभावी और अप्रभावी को भी बताया था कि एक ही लक्षण के लिए जो जिम्मेदार जीन्स होते हैं उनमें से एक जीन अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखा पाता है, जबकि दूसरा उपस्थित होते हुए भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तो उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन के पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन होता है, लेकिन यहाँ पर लंबा लक्षण ही अपना कैरेक्टर दिखा पाता है, स्मॉल टी अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाता है। इसके बाद दो और टर्म है यहाँ पर। एक संकर संकरण क्या होता है, जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और द्विसंकर संकरण क्या होता है, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। जैसे यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ कि जब हम संकरण करवाते समय
केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हैं। जैसे हमने लक्षण को ध्यान में रख लिया कि भाई हमें केवल पुष्प के रंग पर ध्यान देना है, तो पुष्प के रंग चाहे लाल हो यहाँ पर और ये सफ़ेद है, अब हमें केवल इसी पर ध्यान देना है कि पुष्प के रंग, तो इसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि क्रॉस करवाते वक्त हमने केवल पौधे का केवल एक लक्षण चुना है और वो लक्षण क्या है, पुष्प का रंग। लेकिन अगर यही संकरण करवाते समय हम दो लक्षणों को ध्यान में रखते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम दो लक्षणों को ध्यान में रखते हैं। जैसे जो मेंडल ने अपना तीसरा वाला नियम दिया है उसमें दो चीज़ रखा है कि जो मटर का बीज है वो गोल है कि झुर्रीदार है। तो एक लक्षण तो था बीज का आकार और साथ में दूसरा लक्षण भी लिया था कि बीज का रंग कैसा है, पीला है या हरा है। तो यहाँ पर दो लक्षण हो गए, एक तो बीज का आकार हो गया और एक तो बीज का रंग हो गया। जब इस तरीके से हम संकरण करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और यही संकरण अगर तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया जाए तो उसे हम बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरीके से जितने लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हैं उसी में हाइब्रिड क्रॉस शब्द जोड़ करके आगे बढ़ा दिया जाता है कि हमारा टर्म क्या हो जाता है। यहाँ पर अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस। वैसे बैक क्रॉस हमको मेंडल का नियम, पहला नियम पढ़ाने के बाद समझाना चाहिए था तो ज़्यादा समझ में आता। यहाँ पर हम रफली आपको बता रहे हैं कि जैसे मेंडल ने लिया लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, उनका जब संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी के जो पौधे मिलते हैं F1 जनरेशन की, वो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलते हैं। तो जब F1 जनरेशन के पौधों का संकरण पुनः उसके प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे यहाँ कैपिटल आर में ये है प्रभावी जनक और ये है इसका अप्रभावी जनक। तो अगर हम पहली पीढ़ी के पौधों का संकरण चाहे उसके प्रभावी जनक से करवाएं या अप्रभावी जनक से करवाएं, तो दोनों से करवाने से की प्रक्रिया को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। तो इस आधार पर ये बैक क्रॉस दो टाइप का होता है। एक होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। तो अगर F1 पौधों का संकरण हम उसके प्रभावी जनक से करवाते हैं तो वो हमारा होगा आउट क्रॉस। अगर प्रभावी जनक से करवाते हैं तो वो होगा हमारा आउट क्रॉस। और अगर F1 जनरेशन के पौधों का संकरण हम उसके अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो वो होगा हमारा टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस दो टाइप का, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है कि अगर F1 जनरेशन के पौधों का संकरण हम उसके प्रभावी या अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। यह क्रॉस दो तरीके का होता है, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। अगर हम प्रभावी जनक से करवाते हैं F1 जनरेशन के पौधों का तो वो हमारा आउट क्रॉस होगा, और अगर अप्रभावी जनक से करवाते हैं F1 प्लांट का तो वो हमारा टेस्ट क्रॉस होगा। तो उम्मीद है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। टेस्ट क्रॉस का सहारा जनकों की शुद्धता का पता लगाने के लिए लिया जाता है। जैसे हमारा जो ये पेरेंटल प्लांट है, ये समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है, इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का सहारा लेते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेरेंटल प्लांट की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस क्रॉस का सहारा लेते हैं, तो हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण का सहारा लेते हैं। एक टर्म यहाँ पर और है, पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड क्या चीज़ होता है। पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड क्या होता है, तो चेकर बोर्ड या इसी को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं।
ये क्या चीज़ होता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब हम संकरण करवाते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ से जो पौधे बनेंगे, एक पौधा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और दूसरा पौधा भी बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर हमें आगे भी संकरण करवाना है तो एक पौधे को हम मेल की तरह यूज करेंगे और एक पौधे को हम फीमेल की तरह यूज करेंगे। जैसे यहाँ से जो जीन आएगा ये कैपिटल आर होगा और ये जीन यहाँ पे जाएगी स्मॉल आर होगा। यहाँ से ये जीन कैपिटल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा। तो इन्हीं के संयोजन को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर खड़ी और पड़ी लाइनें खींचते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये खड़ी लाइन खींचा और ये पड़ी लाइन खींचा, तो हमारे 4 खाने बन गई। तो ये जो खाने बन रहे हैं इसी को हम कहते हैं चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर। मेंडल ने इसका प्रयोग नहीं किया था, इसकी खोज बाद में पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जैसे कैपिटल आर है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर कैपिटल आर स्मॉल है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल है तो यहाँ पे लिख देंगे, स्मॉल आर तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से चेकर बोर्ड का सहारा लिया जाता है संकरण को दर्शाने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने चेकर बोर्ड को बना कर रखा है। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है अपेक्षाकृत, आप इसको कायदे से सभी टर्म को पढ़ लें, समझ लें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आगे आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अब मेंडल की वंशांगत के नियम। जो मेंडल ने तीनों नियम दिए थे उसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।